गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट हमारी सेकंड श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था आयताकार विभव प्राचीर। लास्ट तीन चार क्लास से यही टॉपिक चल रहा है, आयताकार विभव प्राचीर। अभी तो इसका एक पार्ट ही चल रहा है, जब क्या हो कण की एनर्जी क्या हो विभवरोधिका से क्या हो कम हो। दूसरा पार्ट बाकी है, जब कण की एनर्जी क्या हो विभवरोधिका से ज़्यादा हो, वो भी पढ़ेंगे आज। सब जब क्या हम ये पढ़ रहे हैं कि कण की ऊर्जा क्या हो विभवरोधिका से कम हो, उस कंडीशन में इसका रिजल्ट देखेंगे। हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। हमने लास्ट क्लास में कुल प्रायिकता भी निकाली थी। क्या निकाली थी? कुल प्रायिकता भी निकाली थी। तो सबसे पहले हमने उसके लिए दो चीज़ें निकाली थी, एक तो परावर्तन गुणांक और दूसरा निकाला था हमने पारगमन गुणांक। परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का जब हमने ऐड किया था, जब हम उनका संयोजन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कुल प्रायिकता प्राप्त होता है। और हमें जो कुल प्रायिकता प्राप्त हुई थी वो कितनी प्राप्त हुई थी? एक प्राप्त हुई थी। उससे पहले जब हमने परावर्तन गुणांक का जब हमने मान फाइंड किया था, तब हमारे पास जो मान आया था वो आया था k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए अपॉन k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के का स्क्वायर। ठीक है, और जब हमने ये था आर हमारा, फिर हम निकालते हैं पारगमन गुणांक। पारगमन गुणांक को किसे दर्शाते हैं? टी से डिनोट करते हैं। जब हमने उसका मान निकाला था तो वो हमारे पास आया था 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए प्लस 4 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। ये हमारे पास दो वैल्यूज आई थी, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक की दो वैल्यूज आई थी। हमने शायद इनको इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी हमने अंकित की थी। ठीक है, और हमने इन दोनों का जब योग निकाला r प्लस टी, जब हमने परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का जब हमने योग निकाला तो हमारे पास क्या आई थी? कुल प्रायिकता आई थी। और कुल प्रायिकता हमें क्या प्राप्त हुई थी? एक प्राप्त हुई थी। तो हमें कण की जो कुल प्रायिकता वो एक प्राप्त हो गई। जब हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़े थे, हमने जब विभव सीडी पढ़ी थी वहां पर भी कितनी आई थी? एक आई थी। और उससे पहले 3D में पढ़ा था, 3D में बॉक्स के अंतर्गत जो कण की गति थी वहां पर भी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? एक आई थी। कुल प्रायिकता कितनी होगी? ऑलवेज 1 होगी। ठीक है, अब एक चीज और, जब क्लासिकल मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि पारगमन गुणांक का मान क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। क्या? 0 प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? जब कण आपतित हो रहा है, जब कण आपतित हो रहा है तो x इक्वल 0 की कंडीशन होती है। जब हमने आयताकार विभव प्राचीर पढ़ी थी तो वहां पे हमने देखा था एक विभव सीडी विभव है, आयताकार विभव x इक्वल 0 या x इक्वल a। जब यहाँ से कण आपतित हो रही है उस कंडीशन में x इक्वल 0 पर क्या होता है? कण का परावर्तन हो जाता है। क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। किसमें हो जाता है? क्लासिकल मैकेनिक्स क्या मानती है कि कण का परावर्तन हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो पारगमित होगी ही नहीं। जब परावर्तन वापस हो जाएगा, इसी क्षेत्र में वापस परावर्तन हो जाएगा, तो वहां पे हमें पारगमन कहाँ को देखने को मिलेगा? तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो पारगमन गुणांक को मान क्या मानती है? 0 मानती है। लेकिन हमने गणितीय विवेचना की तो हमने देखा कि पारगमन गुणांक का मान 0 प्राप्त नहीं होता। ये दोनों में क्या विरोधाभास है? क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि पारगमन गुणांक का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। किस पर? x इक्वल 0 पर, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल 0 पर कण का क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। जब परावर्तन हो जाता है तो पारगमन होगा कहाँ? इधर आएगी कहाँ? जब कण टकरा के वापस x इक्वल 0 पे इसी क्षेत्र में आ गई तो इसका पारगमन होगा कहाँ? यहीं पर परावर्तन हो गया। तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स मानती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है? वहाँ उसका पारगमन गुणांक का मान क्या होता है? ये होता है। ये दोनों में क्या विरोधाभास है? इसका हमने कंक्लूजन लिखा नहीं था कि क्या निष्कर्ष निकलता है, हम वो निष्कर्ष लिखेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जब कण की एनर्जी क्या हो विभवरोधिका से अधिक हो, क्या हो? विभवरोधिका से अधिक हो। दूसरी एक और चीज, जब हमारे पास क्या आ गया? पारगमन गुणांक का मान क्या आ गया? हमारे पास ये आ गया। तो हमने देखा कि पारगमन गुणांक का मान तीसरे क्षेत्र में कण पारगमित हो रही है तो वहां पर हमें प्रायिकता प्राप्त हो रही है। और ये जो प्रभाव है वो प्रभाव कहलाता है रोधिका भेदन। क्या कहलाएगा? रोधिका भेदन प्रभाव कहलाएगा। जब हमें पारगमन गुणांक का मान क्या हो रहा है?
कुछ प्राप्त हो रहा है, मतलब हमें पारगमन गुणांक दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स ये चीज नहीं मानती। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करती है, पारगमन गुणांक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो प्रभाव कहलाएगा ये कहलाएगा रोधिका भेदन प्रभाव कहलाएगा। इसका भी हमें इस क्लास में नहीं, बाकी आगे ये टॉपिक खत्म होने के बाद वो टॉपिक भी पढ़ेंगे। वो टॉपिक क्या है, रोधिका भेदन, वो भी हम किसी न किसी टॉपिक से पढ़ेंगे। ठीक है, इसका निष्कर्ष लिखिए। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, इसके नीचे लिख लेना, कल वाला जहां नोट छोड़े थे उनके ही नीचे चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, गेट बंद कर दें। चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार जब कण की एनर्जी क्या हो, E लेस देन V0, प्रतिबंध के अनुसार चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार जब कण की एनर्जी क्या हो, V0 से कम हो, उस प्रतिबंध के अनुसार कण के पारगमन का मान, शून्य प्राप्त होना चाहिए। कब, जब कण की एनर्जी क्या हो, विवरोधिका से कम हो, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, पारगमन का मान क्या प्राप्त होना चाहिए, शून्य प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि x इक्वल 0 पर उपस्थित आयताकार विभव रोधिका से कण का क्या हो जाता है, परावर्तन। जब परावर्तन हो जाता है तो पारगमित होगी कहाँ, आयताकार विभव रोधिका से कण का परावर्तन हो जाना चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा, गणितीय विवेचना से स्पष्ट है कि E लेस देन V0 के प्रतिबंध के अंतर्गत कण के पारगमन गुणांक का मान शून्य प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं होता, शून्य प्राप्त नहीं होता। ये तो हमने देखा ही है, पारगमन गुणांक का मान ये आता है, हमारे पास शून्य नहीं आता। अर्थात इस स्थिति में कण का पारगमन संभव है। अर्थात इस स्थिति में कण का पारगमन संभव है। कब, जब कण की एनर्जी क्या हो, विभव रोधिका से कम हो, संभव है। अर्थात कण की
क्षेत्र 3 में, कौन से में, तीसरे वाले क्षेत्र से ही तो पारगमित होगा क्षेत्र 3 में। पारगमन की धनात्मक प्रायिकता होती है, जिसे होती है जिसे रोधिका भेदन, जिसे रोधिका भेदन या सुरंग प्रभाव क्या कहेंगे, जैसे या तो रोधिका भेदन कहेंगे या सुरंग प्रभाव कहेंगे। इन सुरंग प्रभाव का अध्ययन भी हम करेंगे, लेकिन इसमें नहीं, ठीक है। हमने क्या देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि x = 0 पर आयताकार विभव से कण का परावर्तन हो जाना चाहिए, लेकिन क्या कहती है हमारी मैथमेटिकली हमने जब विवेचना करी तो टी का मान क्या हो रहा है, शून्य प्राप्त नहीं हो रहा। जब टी का मान शून्य प्राप्त नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, कण का क्या होता है, पारगमन होता है। जब पारगमन संभव है तो वो प्रभाव क्या कहलाएगा, सुरंग प्रभाव कहलाएगा, या उसको क्या कहेंगे, रोधिका भेदन कहेंगे। ये था आपका, जब कण की एनर्जी क्या हो, V0 से कम हो, उस कंडीशन पर हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है। और हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि हमें सुरंग प्रभाव और पढ़ना है, एक टॉपिक और एक्स्ट्रा बढ़ गया है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे सुरंग प्रभाव, ठीक है। और इसके लिए जो ग्राफ है मैं बना देता हूँ। ये हमारी आयताकार विभव रोधिका, फर्स्ट सेकंड क्षेत्र, सेकंड, और थर्ड क्षेत्र थर्ड। ये किसके लिए, जब कण की एनर्जी कम हो। और ये जो इस प्रभाव का अध्ययन है, जो सुरंग प्रभाव रोधिका भेदन का अध्ययन है, वो हम किस में करते हैं, अल्फा से तथा या और भी कोई जो परमाणु या नाभिकीय घटना होती है उनके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो लिखिए, इस प्रभाव की व्याख्या, इस प्रभाव की व्याख्या अल्फा अक्से या अन्य परमाणु व नाभिकीय घटनाओं में की जा सकती है। नाभिकीय घटनाओं में की और इसके लिए ये रही, क्षेत्र में आई तरंग सेकंड से इस प्रकार निकलेगी और थर्ड से तरंग फलन है वो इस प्रकार पारगमित होगी। ये आपतित हुई, ये इसमें अपवर्तित हुई, या हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड हुई, और ये ट्रांसमिटेड हुई। ये था आपका, जब कण की एनर्जी क्या हो, विभव रोधिका से कम हो। और इसी टॉपिक के आयताकार विभव प्राचीर के इसी टॉपिक से इसका सेकंड पार्ट और रह जाता है, वो ये रहता है कि जब कण की एनर्जी क्या हो, विभव रोधिका से अधिक हो। ये तो था, जब कण की एनर्जी क्या हो, विभव रोधिका से कम हो, उसके लिए परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक। अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कण की एनर्जी क्या हो, विभव रोधिका से अधिक हो, उस कंडीशन में हमने तरंग फलन निकालना है। तरंग फलन के बाद हमने तरंग फलनों के सॉल्यूशन से हमें क्या निकालना है, प्रायिकता धारा घनत्व
प्राकृतिक समीकरण तो आपतित पारगम्यता तीनों निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे B/C/A की वैल्यू। उसके बाद हम निकालेंगे परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक की वैल्यू निकालेंगे। फिर वहाँ पे कैलकुलेशन निकालेंगे कि उस कंडीशन में क्या होता है, पारगमित होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुआ टॉपिक जब कण की एनर्जी क्या हो, कम हो, विभवरोधिका से कम हो। अब दूसरा पार्ट इसी का कि आयताकार विभवरोधिका में जब कण की एनर्जी क्या हो, विभवरोधिका से अधिक हो, क्या हो, विभवरोधिका से अधिक हो, उस कंडीशन में। अब दूसरा केस, जब केस फर्स्ट तो वो था जब कण की एनर्जी कम हो। अब दूसरा केस हम पढ़ेंगे यदि, अभी तक तो केस फर्स्ट ही चल रहा था, केस सेकंड। इस केस सेकंड में क्या पढ़ेंगे, जब कण की एनर्जी क्या हो, विभवरोधिका से कम हो। यदि हमने कण की एनर्जी के लिए ली हुई है, जब कण की एनर्जी क्या हो, विभवरोधिका से कम हो। यदि कण की ऊर्जा विभवरोधिका से अधिक हो। दूसरा केस, जब हमने पहला केस पढ़ा था तब वो पढ़ा था कि कण की एनर्जी क्या हो, विभवरोधिका से कम हो। अब हमारे पास केस सेकंड आ गया है, विभवरोधिका से अधिक हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो क्वांटम के लिए जो हमारे पास, हाँ, हमारे पास जो समीकरण थी वो क्या थी कि जब हम काल अनासिस श्रोडिंगर समीकरण का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि स्थिति ऊर्जा क्या होती है, समय पर डिपेंडेबल नहीं होती, तो हम किसका यूज करेंगे, काल अनासिस समीकरण का यूज करेंगे। तो हम जानते हैं कि काल अनाश्रित एक विमीय श्रोडिंगर अवकल समीकरण से। बाकी की चीज़ें हमें कुछ याद रखनी है। जब हमने पढ़ा था आयताकार विभव, तो मैंने ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। फर्स्ट क्षेत्र में हमारे पास जो तरंग फलन था वो क्या था, साई फर्स्ट था। सेकंड में जो क्षेत्र था हमारे पास, उसके अंदर तरंग फलन क्या था, साई सेकंड था। और थर्ड क्षेत्र के अंतर्गत हमारे पास तरंग फलन कौन सा, थर्ड। इसके अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या था, 0 था। और आयताकार विभव के अंतर्गत V अक्ष का मान कितना था हमारे पास, V0 निहित विभवरोधिका थी। और थर्ड क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का मान क्या था, वो फिर से क्या था, 0 था। ये 0, यहाँ पे x इक्वल 0, ये x इक्वल a। 0 से कम के लिए फर्स्ट क्षेत्र, और 0 और a के बीच क्या था हमारे पास, सेकंड क्षेत्र। और x का मान जब क्या हो, a से बड़ा हो, a इधर है, a से बड़े के लिए क्या था हमारे पास, थर्ड क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको नोट करें, याद रखनी है, बार बार तो बताई नहीं जाएंगी। तो हमारे पास हम एक में पढ़ रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि अक्षक दिशा के लिए तो श्रोडिंगर अवकल समीकरण का हमने सॉल्यूशन पहले ही फाइंड कर चुके थे। वो हमारे पास सॉल्यूशन इस प्रकार आया था, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल अक्स स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस वी एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं तो, और साई इक्वल 0। ये हमारी जब हमने ग्रेटर देन V0 लेस देन V0 के लिए पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने ये समीकरण प्राप्त करी थी
किसको हमने सोल्व किया था जब हमारे पास कालानासी समीकरण होती है एच कैरेट साई बराबर क्या होता है ई साई होता है, एच कैरेट यहाँ पर क्या होता है हेलेम्टोनियम संकारक होता है, उसकी वैल्यूज रखेंगे, फिर हमने इसको ट्रांसपोज करके हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। और हेलेम्टोनियम संकारक की वैल्यू क्या होती है, एच कैरेट बराबर होता है माइनस का एच कैरेट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस या डेल स्क्वायर प्लस वी एक्स, या अक्स के नहीं ले रहे तो हम यहाँ पे आर लेते हैं, क्या लेते हैं आर कैरेट लेते हैं स्थिति के लिए। तो ये होती है हेलेम्टोनियम संकारक की वैल्यू होती है, वो वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, फिर इसको ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आएगी। ये हम पहले ही कर चुके हैं, 3-4 बार कर चुके हैं, तो ये आ गए फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम अलग अलग चित्रों के लिए लेते हैं, पहले हम पहले चित्र के लिए निकालेंगे, वहां पर पहले चित्र में हमारे पास तरंग फलन कौन सा साई फर्स्ट है, वहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना 0 है, और ये किसके लिए वेरी कर रहा है अक्स लेस देन v0 के लिए, जब अक्स का मान क्या हो 0 से कम हो उस कंडीशन में। तो पहले क्षेत्र के लिए पहला पॉइंट हमारा यही कि प्रथम क्षेत्र के लिए, अब प्रथम क्षेत्र में क्या क्या है, अक्स का मान क्या है 0 से कम है, तरंग फलन का मान हमारे पास क्या है साई फर्स्ट है, और हमारे पास यहाँ पर स्थिति ऊर्जा का मान भी कितना है 0 है। अब ये वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे हम समीकरण 1 में, अतः समीकरण 1 से पुट करेंगे तो साई की जगह साई फर्स्ट, तो डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर, ई माइनस वी एक्स की वैल्यू क्या 0, तो ये 0 लिखेंगे, ई में से 0 निकालेंगे, ई ही बचेगा, ई को मैं सीधा लिख दूं तो मल्टीप्लाई ई, और साथ में क्या हमारे पास बाहर क्या साई है, साई की जगह साई फर्स्ट इक्वल क्या 0। अब हम क्या मानते हैं 2m अपॉन एच कट ई, 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर की जो वैल्यू हम मानते हैं वो क्या मानते हैं के स्क्वायर मानते हैं, माना के स्क्वायर बराबर 2m ई बटे एच कट का स्क्वायर, ये मानते हैं, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये होगी डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल 0। यहाँ से दोनों से साई फर्स्ट बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी क्या डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल 0। अब हमें पता है कि तरंग फलन का मान तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि वी नो दैट साई फर्स्ट है वो तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो इक्वल क्या होगा ये 0 के इक्वल होगी, जब ये 0 के इक्वल होगी, ये क्या है यहाँ पर डबल डेरिवेशन में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ डी स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इक्वल क्या 0, यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा माइनस का के स्क्वायर, इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यहाँ से स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे डी बराबर क्या आएगा अंडर रूट माइनस का के स्क्वायर, और अंडर रूट -1 किसकी वैल्यू होती है आईटा की वैल्यू होती है, सॉरी जब स्क्वायर से अंडर रूट में जाता है तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, तो प्लस माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होगी आईटा होगी, और के स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा क्या होगा, डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास ये आएगी। और इस समीकरण के सॉल्यूशन से हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, हमारे पास ये तरंग फलन है, तो अतः अवकल समीकरण का हल किस में लिखेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो साई फर्स्ट का कौन सी अवकलन समीकरण हमारे पास ये अवकलन समीकरण है, यह हम यहाँ पे के वैल्यू ले रहे हैं, तो इस अवकलन समीकरण का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा हमारे पास ए, हम कोई आयाम मानेंगे तरंग का आयाम, और एक्सपोनेंशियल एक बार तो करेंगे प्लस के आइटा के, एक बार करेंगे माइनस के आइटा के, यहाँ पर जब प्लस के आइटा के लेते तो प्लस की आइटा के एक्स प्लस जब हमारे पास आयाम क्या है बी एक्सपोनेंशियल माइनस की आइटा के एक्स, एक बार हमने क्या लिया प्लस का आइटा के, एक बार लिया हमने माइनस की आइटा के, हमने क्या लिया एक बार प्लस के आइटा के एक्स लिया, दूसरा मान हमने क्या लिया माइनस की आइटा के, ये किसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट क्षेत्र के लिए हमारे पास क्या आ गई तरंग फलन आ गई, इसका मान हमारे पास ये आ गया, ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 किसके लिए आ गया हमारे पास फर्स्ट क्षेत्र के लिए। अब हम निकालेंगे सेकंड क्षेत्र के लिए, सेकंड क्षेत्र में क्या है स्थिति ऊर्जा का मान तो v0 है, और अक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करी 0 और a के मध्य, और वहां पे तरंग फलन कौन सा सेकंड है, तो द्वितीय क्षेत्र
द्वितीय चित्र के लिए। द्वितीय चित्र के लिए क्या होगा, x का मान 0 और a के मध्य 0 और a के मध्य, और हमारे पास दूसरी चीज साई की जो वैल्यू है वो क्या है, साई तरंग फलन कौन सा, सेकंड है, और जो स्थिति ऊर्जा की जो वैल्यू है वो क्या है, निहित विभवावधि का v0 है। तो समीकरण 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 1 से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, डेल स्क्वायर साई फर्स्ट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड, साई हमारे पास तरंग फलन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, डेल स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर। बाद में देखो e माइनस वी एक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास वी एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, v0 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, e माइनस v0, साथ में क्या साई सेकंड इक्वल क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस जो हमने पहले क्या माना था 2m e अपॉन एच कट का स्क्वायर, अब हमें इस पूरी वैल्यू को मानना पड़ेगा। इस वैल्यू को हम मानते हैं, माना 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर e माइनस v0। एक चीज और याद रखना, हमने यहाँ पे e माइनस v0 इक्वल लिया, जब हम फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे थे तब वहां पे हमने लिया था कण की एनर्जी क्या थी, e लेस देन v0 था। जब हमने शुरू में किया था वहां पर क्या था, e माइनस v0 था। यहाँ पर कण की एनर्जी कम थी तो हमें वो किस में से घटानी पड़ रही थी, विभवावधिका से। वहां पे हमने v0 माइनस e में कन्वर्ट किया था, इस फॉर्मूले को v0 माइनस e में कन्वर्ट किया था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, कण की एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा में से हम कम कर सकते हैं, इसलिए हमने साइन कोई चेंज नहीं किया, तभी हमने क्या रखा, e माइनस v0 रखा। जब हमने लास्ट टॉपिक किया था उसके अंतर्गत हमने इसको चेंज किया था, यहाँ प्लस क्या था, माइनस आया था, क्योंकि हमने vx माइनस e किया था। वहां पे क्या था, जो कण की एनर्जी थी वो क्या थी, कम थी, यहाँ पे क्या कण की एनर्जी ज्यादा है, तब यहाँ पर हम क्या लेंगे, e माइनस v0। ज्यादा डिफरेंस है नहीं, यहाँ पे एक डिफरेंस मिलता है कि उसमें क्या लेते हैं कि vx माइनस e लेंगे, क्योंकि वहां पर कण की एनर्जी कम थी विभवावधिका से, और यहाँ पे क्या कण की एनर्जी क्या ज्यादा है, तब e माइनस v0, और इसकी वैल्यू हम मानते हैं k1। यहाँ हमने इसको क्या माना है, k माना है, k स्क्वायर माना है, यहाँ पे इसको मानेंगे k1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे हम, वैल्यू पुट करने पे डेल स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का, इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे तो k1 का स्क्वायर साई सेकंड इक्वल 0। साई सेकंड को बाहर निकालेंगे तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का k1 का स्क्वायर साई सेकंड इक्वल 0। साई सेकंड तरंग फलन है, वो तो 0 हो नहीं सकता, तरंग फलन का मान तो 0 होगा नहीं। जब ये 0 नहीं हो सकता तो क्या मान होगा, 0 ये होगा। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखूं डी स्क्वायर प्लस का k1 का स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी, यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, d की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आइटा के, क्या करेंगे k1 स्क्वायर का ट्रांसपोज करेंगे, माइनस में आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर से अंडरूट करेंगे तब आ जाएगा। अंडरूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, आइटा। एक बार मैं लिख देता हूँ, डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा माइनस का के स्क्वायर, इसको और सोल्व करेंगे तो डी बराबर क्या आएगा, सॉरी k1 अंडरूट माइनस का k1 का स्क्वायर प्लस माइनस आई, और माइनस 1 की वैल्यू आइटा और k1 का स्क्वायर से अंडरूट काटेंगे k1। ये इक्वेशन आगे d बराबर क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस आइटा k1। जब हमारे पास k था तब हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आया था, ये आया था। अब सेकंड के लिए तो आते हैं उपरोक्त अवकल समीकरण का हल। इस समीकरण का हल जब हमने साई फर्स्ट तरंग फलन के लिए लिखा था तो ये हमारे पास इस तरंग इक्वेशन कौन सी है, ये है अवकल समीकरण। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साई सेकंड। साई सेकंड क्या होगा, हमने यहाँ पे कांस्टेंट a और b ले लिया है तो यहाँ पे क्या लेंगे, c लेंगे एक्सपोनेंशियल प्लस d एक्सपोनेंशियल, एक बार प्लस का आइटा k1 प्लस का आइटा k1 x और माइनस का आइटा k1 x। ये हमारे पास समीकरण कितनी हो गई, 3 हो गई। ये एक चीज ध्यान में रखना, ये जो सॉल्यूशन आ रहा है ये इस अवकलन समीकरण को करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर इसका डबल डेरिवेशन करके हम यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, अगर इसका मान हम यहाँ पे रखें तो ये इसके इक्वल 0 आएगा। ठीक है, और इसके बाद बचता है हमारा तीसरा चित्र।
दो चित्र के लिए तो हमने तरंग फलन का मान निकाल लिया है। तीसरा चित्र बचता है जिसमें वहाँ हमारे पास तरंग फलन का मान कितना है, psi3 है, वहाँ पर स्थिति ऊर्जा का मान कितना 0 है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।